हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स का मोस्ट सिंपल चैप्टर करने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, करने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर डिमांड। और सबसे पहले हम करेंगे इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मली हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में डिज़ायर को ही डिमांड मान लेते हैं। जैसे कि मान लो आपको कोई BMW गाड़ी खरीदने की इच्छा हुई तो आप बोलोगे कि जी मेरी डिमांड है जी। आपको अगर महंगा फ्लैट खरीदने की इच्छा हुई तो आप वो भी बोलोगे हमारी डिमांड है। तो कहने का मतलब आप डिज़ायर को डिमांड से इंटरचेंज कर देते हो। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम इसकी डेफिनेशन के 3 पॉइंट्स में देखेंगे। तो सबसे पहले डिमांड के लिए क्या होनी चाहिए? डिज़ायर तो होनी चाहिए, डिज़ायर के साथ साथ जेब में पैसा भी होना चाहिए। अरे भाई BMW गाड़ी खरीदने की इच्छा है लेकिन जेब में पैसा ही नहीं है, तो वो फिर डिमांड आपकी डिमांड ही बन के रह जाएगी, आपका ड्रीम ही बन के रह जाएगा। और तीसरी चीज, जेब में पैसा होने के साथ साथ विलिंगनेस टू स्पेंड, खर्च करने की भी इच्छा होनी चाहिए। अरे भाई जेब में तो पैसा है लेकिन अगर आदमी कंजूस है तो वो फिर उसको परचेज ही नहीं कर पाएगा। तो तीसरा क्या होना चाहिए? खर्च करने की भी इच्छा होनी चाहिए। सर कोई एक और एग्जांपल दो ना। अरे भाई देखो कि मान लो आपको किसी के साथ डेट पे जाने की इच्छा है, डिजायर तो है लेकिन दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? परचेजिंग पावर, जेब में पैसा भी होना चाहिए। और तीसरा, अरे जेब में पैसा तो है, खर्च करने की भी तो इच्छा होनी चाहिए। अरे सर कैसे एग्जांपल दे रहे हो? अरे भाई आपको समझाने के लिए अगर मेरे एग्जांपल से आपको कोई चीज़ समझ में आ जाती है तो बढ़िया है। तो डिमांड में हम 3 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले डिज़ायर, दूसरा जेब में पैसा और तीसरा विलिंगनेस टू स्पेंड, मतलब खर्च करने की इच्छा। तो अब आइए हम देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, वो है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, कि कौन से ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से हमारी डिमांड घटती है या फिर बढ़ती है। डिटरमिनेंट्स में हम इंडिविजुअल डिमांड देखेंगे और मार्केट डिमांड देखेंगे। तो इंडिविजुअल डिमांड के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ओवन प्राइस, कि कमोडिटी के खुद के प्राइस। तो भाई ये तो बहुत सिंपल सा है कि किसी भी कमोडिटी के प्राइस अगर बढ़ेंगे तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा, मतलब क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर प्राइस घटेंगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। मतलब हायर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर द प्राइस हायर द क्वांटिटी डिमांडेड। दोनों में क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी में। हम अपनी लाइफ के हर एक फील्ड के अंदर देखते भी हैं ये। तो सबसे पहला पॉइंट तो बहुत सिंपल है कि प्राइस और क्वांटिटी में कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन, मतलब नेगेटिव रिलेशन होता है। और जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो रिलेटेड गुड में हम 2 चीजें देखेंगे, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर, जिनको हम एक दूसरे के स्थान पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपके बुक्स में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, टी और कॉफी, बॉल पेन और इंक पेन। तो ये तो बुक के एग्जाम्पल है। सर कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दो ना जो हमारे एकदम हम लाइफ में एकदम देखते हैं। अरे भाई पिज़्ज़ा और बर्गर का ले लो। तो सब्स्टिट्यूट गुड के केस में अगर पिज़्ज़ा के प्राइस बढ़ेंगे तो लोग बर्गर को खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा के प्राइस बढ़ेंगे तो बर्गर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर पिज़्ज़ा के प्राइस घटेंगे तो बर्गर की क्वांटिटी भी क्या होगी? घट जाएगी। तो अगर हम देखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स में, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो रिलेटेड गुड का जो दूसरा पार्ट है वो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कि एक बार मैंने किसी बच्चे से पूछा कि यार कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, तो उसने कहा कि सर विच कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। मैंने कहा यार यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की क्या बात आ गई, कोई लड़का लड़की थोड़ी है जो कॉम्प्लीमेंट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है विच कैन नॉट कंप्लीट विदाउट ईच अदर, जो एक दूसरे के बिना पूरे नहीं हो सकते। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसका एग्जांपल बुक्स में भी आपके दिया हुआ है, पेट्रोल और कार। कि अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं तो कार की डिमांड्स कम हो जाएगी, और अगर पेट्रोल के दाम घटते हैं तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कौन सा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है।
इसको कई बार इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं कि हम तेरे बिना रह नहीं सकते। अरे भाई, दोनों गुड्स है तो दोनों गुड्स एक दूसरे के बिना पूरे नहीं हो सकते। तो हमने रिलेटेड गुड्स में देखा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव रिलेशन होता है। अब आइए हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो नॉर्मली हम सीधा देखते हैं कि भाई इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो कमोडिटी की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, इनकम के केस में हम दो चीजें देखेंगे, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स का मतलब एसी, फ्रिज, कूलर जो आप अपनी रेगुलर लाइफ के अंदर खरीदते हो। तो अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अगर आपकी इनकम घटेगी तो क्वांटिटी भी घट जाएगी। तो नॉर्मल गुड्स के केस में अगर मैं इनकम के हिसाब से देखूं तो पॉजिटिव रिलेशन होगा, और इंफीरियर गुड्स के केस में, इंफीरियर गुड्स का मतलब घटिया चीजें जो कि आप खरीदना पसंद नहीं करते, मजबूरी में कंज्यूमर को परचेज करना पड़ता है। जैसे मार्केट के अंदर 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो चावल आता है पीडीएस सिस्टम का, तो उसके अंदर क्योंकि आप खरीदना पसंद नहीं करोगे, तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आप इंफीरियर गुड्स को खरीदना कम कर दोगे। तो इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी घटेगी, और इनकम कम होगी तब आपको मजबूरी में उसको खरीदना पड़ेगा। तो इनकम के केस में आपको यहाँ पे चेक करना है कि वो नॉर्मल गुड्स है या फिर इंफीरियर गुड्स है। नॉर्मल गुड्स के केस में पॉजिटिव और इंफीरियर गुड के केस में नेगेटिव। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। कि अगर आपका टेस्ट या प्रेफरेंसेस शिफ्ट इन फेवर ऑफ द कमोडिटी, शिफ्ट इन फेवर ऑफ द कमोडिटी, कि मार्केट में कोई नई चीज आई और आप उसके फेवर में शिफ्ट कर रहे हो, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो डिमांड बढ़ेगी। जैसे कि इसका एक एग्जांपल देते हैं कि मार्केट में अगर मान लो कोई नया मोबाइल फोन आया और लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अगर आपने उसके फेवर में शिफ्ट कर लिया तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, और इसका उल्टा भी हो सकता है। और जो लास्ट पॉइंट है इंडिविजुअल डिमांड का, वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस राइज इन फ्यूचर। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि फ्यूचर में किसी चीज के दाम बढ़ने वाले हैं तो आपकी करंट डिमांड है वो बढ़ जाएगी। जैसे कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि फ्यूचर में पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे, तो अगर आपको लगता है पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो आप अभी अपनी करंट कंजप्शन को, डिमांड को क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, स्टॉक करके रख लोगे। तो एक था हमारा ये लास्ट पॉइंट, इफ देयर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस राइज इन फ्यूचर करंट डिमांड विल इंक्रीजेस। तो ये थे हमारे इंडिविजुअल डिमांड के पॉइंट। अब आइए हम देखते हैं मार्केट डिमांड के पॉइंट। वैसे मैं बता दूं मार्केट डिमांड की हम मार्केट डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड के कर्व सब कुछ देखेंगे, लेकिन मार्केट डिमांड के बारे में थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं कि इंडिविजुअल डिमांड का तो मतलब हम सिर्फ इंडिविजुअल कस्टमर की बात कर रहे हैं, और मार्केट में क्योंकि सिर्फ एक अकेला कस्टमर तो होगा नहीं, मार्केट में बहुत सारे कस्टमर होंगे, तो बहुत सारे कस्टमर को जब मैं मिला देता हूँ तो वो क्या बनती है, मार्केट डिमांड बन जाती है। तो मार्केट डिमांड में इंडिविजुअल डिमांड के तो सारे के सारे पॉइंट्स होंगे ही, पहले 5 पॉइंट्स तो होने ही हैं, पहले 5 पॉइंट्स तो एज इट इज होने ही हैं, और बाकी 3 एक्स्ट्रा पॉइंट भी होंगे। तो पहला है इसका जो पॉइंट वो है साइज ऑफ द पॉपुलेशन, कि जिस कंट्री की साइज जितनी ज्यादा होती है डिमांड भी उतनी ज्यादा होती है। कंट्री की साइज पे डिमांड डिपेंड करती है। तो पॉपुलेशन का साइज ये तो बहुत आसान सा था। और जो इसका दूसरा पॉइंट है वो है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन में कितने यंग पीपल है, कितने ओल्ड और कितने आपके वुमेन्स है। तो इस पे भी डिमांड डिपेंड करती है। जैसे कि इंडिया के अंदर यंग पीपल, यूथ पीपल ज़्यादा है, तो इसलिए आप देख लो ना कि हर दिन लोग नए नए मोबाइल खरीदते हैं, तो मोबाइल्स की डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ ओल्ड पीपल की, तो चाइना जैसा देश है, जैसे कि वहाँ पे बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, तो वहाँ पे किसकी डिमांड होगी ज़्यादा आने वाले टाइम में, स्पेक्टेकल्स वगैरह की डिमांड ज़्यादा होगी। और वुमेन्स है तो वुमेन्स ज़्यादा, जिस देश में ज़्यादा वुमेन्स होगी तो वहाँ पे कॉस्मेटिक्स का सामान बिकेगा।
तो इंडिया के पीछे सारी कंपनियां क्यों पड़ी है? क्योंकि इंडिया के अंदर यंग पीपल, यूथ पीपल बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मोबाइल फोन्स वगैरह की डिमांड क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ये था हमारा कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि अगर इनकम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि भाई अमीर लोग भी खरीद सकते हैं, गरीब लोग भी खरीद सकते हैं, सबके पास अपॉर्चुनिटी है। और अगर इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुई है, जिस देश में बहुत ज़्यादा अमीर और बहुत ज़्यादा गरीबों के बीच का बहुत फर्क है, तो वहाँ पे डिमांड क्या होगी? कम होगी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ अमीर लोग ही खरीद पाएंगे, गरीबों की रीच से वो सामान बाहर होगा। तो ये थे हमारे मार्केट डिमांड्स के पॉइंट। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इंडिविजुअल डिमांड के तो सारे पॉइंट्स होंगे ही, कुछ 2-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा और जुड़ जाएंगे। तो अगर मैं इसके फंक्शन की भी बात करूं तो फंक्शन भी तो आराम से आप समझ सकते हो कि डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड में डिमांड इज द फंक्शन ऑफ पीएक्स, पीआर, इनकम को मैं वाई से डिनोट कर रहा हूं, टी का मतलब टेस्ट और ई का मतलब एक्सपेक्टेशन। और इसी तरह हम मार्केट डिमांड का भी फंक्शन डिराइव कर सकते हैं। तो अगर हमें ये चीज़ आ जाती है तो इसके बाद वाले टॉपिक्स बड़े आसान हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक और टॉपिक करवा देता हूँ, वो है लॉ ऑफ डिमांड। तो जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो बस सिंपल वही है कि बीइंग अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, फिर से बोल रहा हूं, बीइंग अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन होता है। हायर द प्राइस, लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर द प्राइस, हायर द क्वांटिटी डिमांडेड, जो अभी हमने देखा भी था। अब सर ये बीइंग अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? मतलब अन्य बातें समान रहने पर। तो अन्य बातें क्या होनी चाहिए? ये जितने भी पॉइंट है, रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस, इनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। रिलेटेड गुड में कोई चेंज, रिलेटेड गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, मतलब जितने भी पॉइंट्स है, सिर्फ ओवन प्राइस को छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ कोमोडिटी के ओवन प्राइस को छोड़कर किसी में भी चेंज नहीं होना चाहिए। सिर्फ हम यहाँ पे लो डिमांड में ओवन प्राइस की बात कर रहे हैं, कोमोडिटी के खुद के प्राइस की बात कर रहे हैं। बाकी सारे के सारे पॉइंट क्या मानेंगे हम? कांस्टेंट मानेंगे। अगर मेरे को इसका डायग्राम भी बनाना हो शेड्यूल के साथ तो कुछ इस तरीके से बनेगा, px qx 1 2 3 4 5 और क्वांटिटी कुछ भी लिख लो आप, कि जैसे जैसे आपके प्राइस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्वांटिटी कम होती जा रही है। तो डायग्राम अगर हमें बनाना हो तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी को रखूंगा और यहाँ पे प्राइस को इस तरीके से 1 2 3 4 6 7 8 9, ये आपका डिमांड कर्व बन जाएगा। तो आज की क्लास के अंदर हमने काफी कुछ देखा है। डिमांड की डेफिनेशन, इंडिविजुअल डिमांड के डिटरमिनेंट्स, मार्केट डिमांड के डिटरमिनेंट्स, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन और लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, डिमांड के एक्सेप्शंस, अभी बहुत सारे पॉइंट्स बाकी है। तो आप लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि आने वाले क्लासेस के अंदर मैं अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स के भी वीडियो डालने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अकाउंट से रिलेटेड भी, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड भी। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई के साथ साथ खेलते भी रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा खेलोगे उतना ही जल्दी सीखोगे। टिल देन थैंक यू बच्चों।